बांट ली थी और हर माँ बाप की तरह उसके पेरेंट्स ने भी अपनी इकलौती संतान की शादी खूब धूमधाम से की। गुंजन अंगद से शादी करके अपने ससुराल आ गई थी और उसकी पहली रात भी काफी खूबसूरत गुजरी। अगली सुबह नाश्ते के बाद अंगद ने गुंजन से कहा, गुंजन, हमारी एक खानदानी परंपरा है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तो उस परंपरा को पूरा करने का यही सही समय है। कौन सी परंपरा अंगद? गुंजन बेटा, परंपरा ये है कि शादी के पहले दिन शाम के टाइम नई दुल्हन को पीपल के पेड़ वाले देवता को भोग लगाना होता है और ये काम करते टाइम दुल्हन अकेली होनी चाहिए, कोई उसके साथ नहीं जा सकता, वरना परंपरा में विघ्न पड़ता है। जी माँ जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ये सुनकर अंगद और पल्लवी दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट झलक आई। शाम ठीक 7 बजे गुंजन घर से निकली। उसकी आंखों से ओझल होने के ठीक बाद ही अंगद ने किसी मोहित नाम के लड़के को कॉल लगाया। वो यहाँ से निकल चुकी है, तू तैयार है ना? यार अंगद, थोड़ी देर हो जाएगी यार, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। उसे यहाँ से जाते हुए सभी लोगों ने देखा है, यही ठीक मौका है, जल्दी से वहां पर पहुंच, समझा? इस तरफ गुंजन जंगल की तरफ तेज तेज कदम बढ़ा रही थी। जंगल से आती जानवरों की आवाजें उसे काफी हद तक डराने में कामयाब हो रही थी। बड़ी अजीब रस्म है, बस इसको पूरा कर दूं और भगवान मुझे सही सलामत घर वापस पहुंचा दे। अब कुछ ही दूरी पर गुंजन को एक बड़ा सा पीपल का पेड़ नजर आया। शुक्र है मिल गया। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई और भी इसी समय पर उसे घूर रहा है। पेड़ की डाली पर एक सुहागन बनी औरत बैठी अपने पैरों को हिला रही थी। गुंजन को जैसे ही उसकी पाजेब की छन छन सुनाई दी, उसने नजरें उठाकर देखा। उसका भयंकर रूप देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। इस तरह ये आवाज दूर से आ रहे मोहित के कानों में गूंजी। अबे, अभी तो मैं उसके पास पहुंचा भी नहीं, फिर ये ऐसे कैसे चिल्ला रही है? मोहित अब तेज कदमों से उस तरफ भागा। उसने देखा कि पेड़ के पास गुंजन एकदम ठीक ठाक खड़ी है। आप ठीक तो हैं? जी हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुंजन मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। मोहित अपने मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, अब तक तो ठीक ठाक थी, लेकिन अब नहीं रहने वाली। ऐसा कहकर मोहित ने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और उसे लेकर गुंजन की तरफ भागा। जैसे ही गुंजन ने उसकी आंखों में देखा, मोहित खौफजदा हो गया और उल्टे कदम बढ़ाते हुए वो जमीन पर गिर गया। तभी एक जोरों की चीख फिजा में गूंजी और फिर गुंजन छम छम करती हुई वहां से चली गई। अब उसी पेड़ की एक डाली पर मोहित की लाश लटकी थी, जिससे लाल लाल खून नीचे टपक रहा था। पता नहीं इस मोहित ने अपना काम किया कि नहीं, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। तभी उसे पाजेब की छन छन सुनाई दी। उसने देखा कि गुंजन वापस घर की तरफ आ रही है। मैंने पीपल देवता को भोग लगा दिया है। ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। ये मैंने किस आदमी को काम दे दिया, उससे एक औरत नहीं मारी गई। शिट! गुंजन अपने कमरे की हर एक चीज, हर एक दीवार को गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। यही तो मेरा आखिरी सपना था, अपने ससुराल में रहूं और वो सभी सुख उठा सकूं जो एक सुहागन को नसीब होते हैं। रात को जब अंगद अपने कमरे में पहुंचा तो गुंजन दुल्हन बनी हुई बेड पर बैठी थी। क्या बात है, हमारी सुहागरात तो कल हो चुकी है ना, फिर आज दोबारा तुम दुल्हन कैसे बनी बैठी हो? मेरे लिए तो हमारी सुहागरात आज ही है। सुबह के टाइम गुंजन और अंगद अभी सो ही रहे थे कि जोर जोर से अंगद की बहन सृष्टि दरवाजा पीटने लगी। ये सुनकर वो दोनों ही उठ गए और गुंजन ने दरवाजा खोला। भाभी, आपको जरा भी तमीज नहीं है,
कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। क्या हुआ सृष्टि? जॉइंट फैमिली में इस टाइम बहुएं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं और आप तो अभी तक गधे बेचकर सो रही हैं। ये सुनकर गुंजन चुपचाप किचन में चली गई। भैया, आपके उस किलर से तो कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ इसको किचन के अंदर ही खत्म कर दूं। सबको यही लगेगा कि किचन में काम करते समय जलकर मर गई। ये सही आइडिया है। मैं अकेले ही इसको ठिकाने लगा दूंगी। राजेश, पल्लवी और अंगद तीनों घर से बाहर निकल गए। अब सृष्टि किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि गैस पर रखी कढ़ाई में तेल खौल रहा है। वो दबे पांव गुंजन के पीछे गई और एक ही झटके में उसने गुंजन की चुटियां पकड़कर उसका मुंह खौलते हुए तेल में दे दिया। गुंजन कढ़ाई से अपना मुंह निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सृष्टि ने पूरी ताकत से उसकी चोटी पकड़ी हुई थी। अब आएगा तुझे मजा। अब तू खत्म हो जाएगी और तेरे सारे दहेज और जेवरों पर हमारा हक हो जाएगा। कुछ ही देर में गुंजन ने छटपटाना बंद कर दिया। अब सृष्टि ने उसे छोड़ दिया और गुंजन ने अपना मुंह कढ़ाई से निकाला। ये कैसे हुआ? सृष्टि ने देखा कि गुंजन का मुंह पूरी तरह सलामत है और उसके चेहरे से उबलता हुआ तेल टपक रहा है, लेकिन वो उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तुम लोग दहेज के लालच में बहू को घर लाए थे ना? अब देख ये बहू कैसे तुझे माला माल करती है। ऐसा कहकर उसका मुंह कढ़ाई में दे दिया। सृष्टि का मुंह कढ़ाई के तेल में तल रहा था और गुंजन खड़ी हंस रही थी। गुंजन की आंखें इस समय लाल लाल चमक रही थी। अब सृष्टि का चेहरा भी जल भुनकर बदसूरत हो चुका था और वो खत्म भी हो गई थी। गुंजन ने उसको छोड़ा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरी ननद जी, ये क्या हो गया है आपको? गुंजन की चीख सुनकर सभी पड़ोसी और बाकी परिवार वाले घर के अंदर पहुंचे। सृष्टि की मौत का खौफनाक मंजर देखकर सभी की रूह कांप उठी। सृष्टि, ये कैसे हुआ? ननद जी से मैं कह रही थी कि ये काम मैं कर लूंगी। इन्होंने मुझे घी का डब्बा लेने स्टोर रूम में भेजा था और जब मैं वापस आई तो... ये कहकर गुंजन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अंगद और उसके माँ बाप को गुंजन पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसी तरह दिन गुजरे, हफ्ते बीते और अब पूर्णमासी की रात आ गई। आज गुंजन ने अंगद को जल्द ही कमरे में बुला लिया और फिर उसे सुलाकर कमरे से बाहर निकली। अपने कमरे में पल्लवी अभी भी गुंजन को मारने के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं क्या खाकर आई है ये, कमबख्त मरती ही नहीं। तभी उसे बाहर का मेन डोर खुलने की आवाज आई। इस समय मेन डोर पर कौन हो सकता है? पल्लवी ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो वो गुंजन ही थी जो कि घर से बाहर निकली थी। ये गुंजन इतनी रात में जंगल क्यों जा रही है? अब पल्लवी भी दबे पांव उसका पीछा करने लगी। वो चुपचाप गुंजन का पीछा करती रही। गुंजन जाकर उसी पीपल के पेड़ के पास रुकी जहां उसने भोग लगाया था। उस पेड़ के ऊपर कई सारे कौवे उड़ रहे थे। ये भयानक मंजर देखकर पल्लवी के डर का ठिकाना नहीं रहा और वो तेजी से घर की तरफ भागी। पल्लवी भागी भागी अपने घर पहुंची। वो सीधा अपने कमरे में गई और बेड पर ढेर हो गई और पल्लवी को बहुत तेज बुखार हो गया था। सुबह पल्लवी को डॉक्टर देखने के लिए आया, लेकिन इस समय गुंजन उसके सामने थी तो वो चुप ही रही। राजेश और अंगद पहली बार पल्लवी को इतना डरा हुआ देख रहे थे, इसीलिए वो हैरान थे। जब गुंजन नहाने के लिए बाथरूम में गई तो पल्लवी ने अंगद को सब कुछ बता दिया। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गुंजन तो एक सीधी सादी लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो अब कोई तांत्रिक ही बता सकता है कि ये आखिर कौन है।
अब अंगद ने राजेश को पल्लवी के पास छोड़ा और खुद एक तांत्रिक के पास पहुंचा। नई दुल्हन शादी के बाद 3 दिन के अंदर किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरी थी क्या? हाँ, शादी की दूसरी शाम वो जंगल गई थी। जरूर उस पेड़ पर कोई शंखचूड़नी बैठी होगी। शंखचूड़नी? ये क्या होती है? जिस लड़की की खास शादी के दिन अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा शंखचूड़नी के रूप में पीपल के पेड़ के आसपास भटकती है। और अगर उनको कोई सुहागन लड़की दिख जाए तो वो उस लड़की को कैद करके उसका रूप लेकर उसके घर में शादीशुदा लड़की का सुख भोगने के लिए आ जाती है। इसका मतलब है कि वो मेरी बीवी नहीं, उसके रूप में कोई शंखचूड़नी है। तो असली गुंजन कहां पर होगी और मुझे शंखचूड़नी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सुनकर बाबा ने बताया कि उसे आगे क्या करना है। रात के समय जब गुंजन सो रही थी, तब पल्लवी ने हल्दी की कुछ जड़ें आग पर सेक ली। जड़ों के जलने की वजह से एक धुआं निकलने लगा। उसके बाद पल्लवी ने उन जड़ों को एक प्लेट में रखा। फिर उसने उस प्लेट को अंगद को पकड़ा दिया। अब अंगद, पल्लवी और राजेश तीनों डरते डरते शंखचूड़नी के पास पहुंचे। अंगद ने प्लेट ठीक उसकी नाक के पास लाकर पकड़े रखी। उन जड़ों से निकलते धुएं से वो अचानक से जाग उठी और ना जाने कैसे उसके धुएं से वो डरने लगी।